हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स पॉलिसी इन इंडिया, कि इंडिया में टैक्स पॉलिसी कैसी है, क्या है इसके सेलिएंट फीचर्स, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम के। आज के टॉपिक में या आज के वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं इंडिया में। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए, ऐसा टैक्स जो हमारी सीधा इनकम पे वार करता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, मैं कितना कमाता हूँ, जितनी मेरी कमाई होती है उसमें गवर्नमेंट स्लैब रेट डिसाइड करती है कि हाँ भाई पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 3 लाख से 5 लाख तक समझ लो कि 10% टैक्स है, 5 लाख से ऊपर जाएगा 8 लाख तक, उसके ऊपर 20% टैक्स है, एंड सो ऑन। ऐसा स्लैब रेट डिसाइड करती है कि हमारी जितनी इनकम होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। तो जो लोग जो इनकम नहीं कमाते हैं, जो लोग कमाते ही नहीं है, फॉर एग्जांपल बेगर्स हो गए या फिर ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे लोग जो ज़्यादा कमाते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ज़्यादा कमाते हैं, उनको ज़्यादा परसेंटेज टैक्स भरना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जो इंडिया में लागू होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रोग्रेस करोगे उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो सबके ऊपर लागू नहीं होता है, जिनकी इनकम एक स्पेसिफाइड इनकम ग्रुप के ऊपर जाती है या एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर जाती है अगर आपकी इनकम, तो ही आपको टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं, जिसमें इनकम टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, परक्यूसिव टैक्स आता है, एंड सो ऑन। ये सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होती है जो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, सबको भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप और मैं रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो वो मुझे पूछेगा नहीं कि आप कितना कमाते हो सर। अच्छा, आपकी इनकम स्लैब रेट के ऊपर आती है या नीचे आती है, आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। कहने का मतलब हमको जीएसटी भरना ही पड़ता है, चाहे हम लोग की इनकम कितनी भी हो, चाहे मैं जाऊं, चाहे आप जाओ, चाहे कोई भी पर्सन जाएगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इन द सेम वे, अगर मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहा हूं तो उसमें भी एक्साइज और वेट भरना ही पड़ता है। मेरे को वो पूछेगा नहीं सर आपकी इनकम कितनी है, अच्छा उसके हिसाब से मैं पेट्रोल डालूं, अच्छा उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर वैसे ही कोई मैं दाल खरीदने जा रहा हूँ, पल्सेस खरीदने जा रहा हूँ या कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, तो उस पर भी टैक्स लगी जाएगा, वैट या जीएसटी एंड सो ऑन लगी जाते हैं। इनडायरेक्ट, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इसके एग्जाम्पल अगर देख रहे हो तो सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो अब आपको मेरे हिसाब से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और कौन कौन से लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, कौन कौन से लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आपको भरना पड़ता है, आप खुद सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके ऊपर इक्वल अमाउंट से लगता है, इक्वल परसेंटेज से लगता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है टैक्स। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इकट्ठा क्यों करती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में टैक्स इकट्ठा करने की पॉलिसी क्या है, क्यों गवर्नमेंट को क्यों चाहिए पैसा। तो सबसे पहले मोबिलाइज द रिसोर्सेज। देखिए ऐसा है, समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने एक 500 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, अभी 2000 का नोट तो बंद हो गया, वो एग्जाम्पल सही नहीं होगा। 500 रुपये का नोट है आपके पास और आपने वो नोट को छुपा के रख दिया अपने वार्डरोब में, कबर्ड में, कहीं पे भी। अब 1 साल के बाद अगर मेरे को एक बात बताइए कि वो 500 रुपये का नोट अगर आप उस वार्डरोब में से या कबर्ड में से, वॉलेट में से निकालेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, या उसने बच्चे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। ऑफकोर्स बच्चे कैसे देगा, नोट बच्चे नहीं दे सकता है, तो 500 रुपये की वैल्यू 500 रुपये होगी या उसके कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 500 रुपये की वैल्यू उससे कम हो गई होगी। कहने का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ तो सकती ही नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 500 रुपये का नोट कहीं पे पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू या तो उतनी रहेगी या उससे कम हो जाएगी, पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती। क्लियर है? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी है, ये नियर मनी नहीं है। नियर मनी का मतलब होता है अगर आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में तो शायद उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, शेयर्स में तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप अपना पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट करो। आप अपने पास रखे रहोगे कैश के फॉर्म में तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम होगी। तो गवर्नमेंट ये चाहती है उसको कहीं पे आप इन्वेस्ट करें। समझ में आया? उसको बोलते हैं मोबिलाइज करना। पैसा कहीं पे रखेंगे या कहीं पे देंगे तो वो क्या होगा, घूमेगा, और जितना पैसा घूमता है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है पैसों की, उतनी इकोनॉमी जल्दी ग्रो होती है। एक
इकोनॉमी कितनी रिच है, एक कंट्री कितनी रिच है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके पास पैसा कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि उसके पैसों की वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये का नोट है, अगर पूरे दिन में मेरे वॉलेट में पड़ा रहता तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, 0 रुपये का काम कर रहा है। लेकिन अगर 10 रुपये का नोट है, अगर 10 बार घूमता है पूरे दिन में, कितनी बार, 10 बार, तो वो 100 रुपये का काम करता है 10 रुपये का नोट, लेकिन वो अगर 10 बार घूम जाए तो वो 100 रुपये का काम करता है, और अगर 100 बार घूम जाए तो वो 1000 रुपये का काम करता है। तो एक ही नोट अगर दिन में मैं 1000 बार घुमा सकता हूँ तो वो 1000 रुपीज़ की इकोनॉमी जनरेट करता है। इसलिए जरूरी है कि मोबिलाइज करना। तो टैक्सेशन से जो पैसा इकट्ठा करता है गवर्नमेंट, वो इन्वेस्ट करती है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग टैक्स भरे। गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है, टैक्स के फॉर्म से, ताकि वो पैसों को क्या कर सके, मोबिलाइज कर सके। टू प्रमोट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सिंपल प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। देखिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो हमको टैक्स भर दो, या अगर आपको टैक्स नहीं भरना है तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो पैसा। सेक्शन 80C 80D ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट के सेक्शंस है, जिसमें हम लोग को डिडक्शंस मिलते हैं, एग्जेम्पशंस मिलते हैं अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो हमको पैसे दे दो गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देंगे जो पब्लिक के काम आएगा, या फिर आप खुद इन्वेस्ट कर लीजिए, LIC में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, अपने अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी, अगर हम लोग को टैक्स को बचाना है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज। तीसरा, टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये देखिए 12th से आप पढ़ रहे हैं, 11th से, जब से आपने पढ़ाई शुरू की है या कॉमर्स का बैकग्राउंड आपने शुरू किया है, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट सब में लिखना होता है, उसको नया है नहीं। चौथा, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए टैक्सेस से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे क्या रीजनल डिस्पैरिटीज कम होती है। व्हाट डू मीन बाय रीजनल डिस्पैरिटीज? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कोई स्टेट होता है बहुत रिच होता है, जैसे गुजरात है, वो फिनेंशियली बहुत रिच है, क्लियर है, और कुछ स्टेट्स हैं जो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बिहार। तो ऐसा नहीं होगा कि बिहार से भी उतना ही टैक्स इकट्ठा होगा और गुजरात से भी उतना ही टैक्स इकट्ठा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया, एक होता है सेंट्रल टैक्स, एक होता है स्टेट टैक्स। कहने का मतलब क्या है, कुछ पैसा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के फॉर्म में, कुछ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो गुजरात गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट इकट्ठा करती है उसको बोलते हैं स्टेट। जैसे वैट है, वो स्टेट एक्ट है, तो उसके हिसाब से जो भी पैसा इकट्ठा करेगी वो गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो किसी और गवर्नमेंट को नहीं देने वाली। और वैसे बिहार जो इकट्ठा करेगी वो बिहार के पास रहने वाला है, वो किसी और गवर्नमेंट को नहीं देने वाली या किसी और स्टेट के गवर्नमेंट को नहीं देने वाली। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आता है वो देखता है, वो एक बड़ा सा पूल क्रिएट करता है उसका, और देखता है कि हाँ भाई कौन सी स्टेट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो एलोकेशन करेगा रिसोर्सेज का। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा रिच नहीं हो जाएगा, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर नहीं रह जाएगा। तो उनके बीच में गैप हम लोग को कम करना है। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब ये होता है कि कुछ रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ रीजन बहुत कम डेवलप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्पैरिटीज जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। तो रीजनल डिस्पैरिटीज कम होती है टैक्सेस से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, बड़ा सा टैक्स इकट्ठा करके पूल क्रिएट कर देता है और स्टेट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एलोकेट कर देता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स होती है जो बहुत ज़्यादा जो नेचुरल कैलामिटीज होती है उसको प्रोन रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स होती है जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, या कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पे बाढ़ का खतरा बहुत, दैट इज फ्लड्स का खतरा बहुत रहता है। तो ऐसे स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है ताकि वो वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वापस से उनके लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी हो सके, तो उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे भी केरला में फ्लड्स आए थे 2018 में, तो तब उनको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। तो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन होता है उसके पैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे या फिर केरला को दिए थे। इन द सेम वे जब भी भूकंप आता है नॉर्थ इंडिया में या हिमालयन रीजन में, जब भी कैलामिटीज होती है, तब वहाँ की गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो स्टेट है हमारा बहुत ज़्यादा पिछड़ जाए, तो उसको वापस लाने का काम भी कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसको बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा रिच हो जाए, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर हो जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए भी टैक्सेशन का जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर से एलोकेशन करती है। आगे देखेंगे तो एक्ट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी एंड एंटी रिसेशनल पॉलिसी। देखिए ऐसा होता है, ना बहुत इन्फ्लेशन अच्छा, ना बहुत रिसेशन अच्छा, दोनों में से कुछ भी ज्यादा हद तक हो जाए तो अच्छी बात नहीं होती। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज्यादा महंगाई, दैट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और रिसेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा कम हो जाना, या स्पीड जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाना, स्टेगनेट हो जाना। तो ना पूरी तरह से इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगाई भी अच्छी नहीं होती, और बहुत
रिसेशन, दैट इज अगर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा रुक जाता है तो भी अच्छी बात नहीं होती। तो गवर्नमेंट को फ्लो ऑफ मनी को एडजस्ट करने के लिए या इकोनॉमी के वेलोसिटी को एडजस्ट करने के लिए मनी का फ्लो को रेगुलेट करना पड़ता है कि कैसे रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग जो पार्ट ऑफ इकोनॉमी है या अलग अलग सेक्टर के इकोनॉमी की डिमांड है उसके हिसाब से वो मनी के फ्लो को बढ़ाता है या कम करता है। उसको बोलते हैं रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना, ताकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और रिसेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। दोनों को काउंटर या बैलेंस करके रखना पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फ्लो ऑफ मनी होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और वो कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, आरबीआई के थ्रू करती है। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, कैसे फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना है या कम करना है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है, ये सब चेंजेस कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है कहाँ से? टैक्सेशन के फॉर्म से, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का है टैक्सेस। और टैक्सेस कौन देता है? हम लोग मिलके सब टैक्सेस देते हैं। तभी विजय माल्या जैसे लोग अगर हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं या बहुत दूसरे देश में चले जाते हैं, तब हमारा पैसा जा रहा होता है, क्योंकि वी आर द टैक्स पेयर्स, वी आर द हार्ड अर्नर्स, जिसने हमने बहुत मेहनत करके टैक्स पे किया होता है गवर्नमेंट को। लेकिन वो पैसा कोई और लेके भाग जाता है, तब हमको दिक्कतें होती है। तो हमको ये देखना है कि रिसेशन बहुत ज़्यादा ना आए और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा ना है। तो उसके लिए कंट्रोल करने का काम हमने किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को दिया हुआ है। और गवर्नमेंट को इन सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन के फॉर्म में हम लोग ही पे करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट में रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम? देखिए, कोई भी देश होता है उसमें ये चाहेगा, कोई भी देश का जो भी देश यही चाहेगा कि उसके देश के लोग जो हैं वो समान हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत रिच लोग हैं और बहुत पुअर लोग भी हैं। तो इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहेंगे कि सब लोगों की इनकम समान हो। जितनी इनइक्वालिटीज कम से कम होगी वो देश उतना ज़्यादा प्रॉस्परस कहलाता है। तो इंडिया में क्यों प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी टैक्सेशन भी बढ़ती जाएगी। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कोई बेगर जो है वो टैक्स नहीं भरता होगा। एक ऐसा पर्सन जो पुअर है वो टैक्स नहीं भरता है। जिसकी इनकम एक स्पेसिफाइड इनकम ग्रुप के नीचे है या इनकम अमाउंट के नीचे है तो उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि उसको तो टैक्स भरना नहीं है, उसकी इनकम कम होगी नहीं। और ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसकी नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैसा कट जाएगा टैक्स के फॉर्म में। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? गैप कम हो जाएगा। हम लोग भी यही चाहते हैं कि अमीर और अमीर ना बनता जाए, गरीब और गरीब ना बनता जाए। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कम करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम लिया है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लिया। लेकिन ये जो टैक्स सिस्टम है सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन पे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे नहीं है, वो सबके ऊपर समान होता है। क्लियर है? तो हमारा मेन मोटिव क्या है? इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना, अमीर अमीर ना बनता जाए और गरीब गरीब और ना होता जाए। दोनों के बीच में गैप जितना कम हो उतना अच्छी बात है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? टैक्स पॉलिसी के। ये था आपका वीडियो। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि टैक्स पॉलिसी क्या होती है और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसके कुछ एडवांटेज या सेलिएंट फीचर्स क्या है और उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, कि कहाँ कहाँ पे इंडिया मार खा रहा है, क्या कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है हमारी टैक्स पॉलिसीज के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, टैक्स पॉलिसी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।